अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेरिकार्डाइटिस को कि ये क्या होता है और इसके आउटकम्स क्या होते हैं, इसके काजेज़, क्लिनिकल फ़ीचर्स। तो एक्चुअली पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है पेरिकार्डियम का, जो हमारे हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। और जो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो फीवर प्लस चेस्ट पेन अगर करता है तो आप पेरिकार्डाइटिस की तरफ जाएंगे। जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता फिर हम इसके आगे देखते हैं। लेकिन जो टिपिकली पेशेंट प्रेजेंट करता है स्टार्ट में तो वो उस फीवर और चेस्ट पेन होता है, लेकिन बाद में हम दूसरी जो एटियोलॉजीज़ हैं उनको हम बाद में फाइंड करते हैं, बाद में हमें पता चलता है। लेकिन स्टार्ट में यही होता है, फीवर और चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है। अगर चेस्ट पेन नॉर्मल पेन में तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के साथ है, लेकिन इसके अंदर फीवर होता है, क्योंकि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में फीवर नहीं होता तो वो ए फेब्राइल सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन इसके अंदर फेब्राइल होता है पेशेंट, तो उसे फीवर प्लस चेस्ट पेन करता है तो पेरिकार्डाइटिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब देखते हैं इसके काजेस कि कौन कौन से जो एजेंट्स हैं या इन्फेक्शन हैं या डिजीज़ हैं वो पेरिकार्डाइटिस कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसमें इन्फेक्शन हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरियल में भी जो सबसे एक्यूट इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस करते हैं उसमें हमारे पास हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस, फिर है हमारे पास नीमोकोकस, उसके बाद माइकोप्लाज्मा है। और क्रोनिक में जो हमारे पास जो इन्फेक्शन काज करते हैं वो टीबी है। उसके बाद वायरसेस में जो है कोक्सैकी जो है वायरस, ये मोस्ट कॉमन है वायरल इन्फेक्शन जो है। उसके बाद एब्स्टेन बार वायरस भी है, साइटोमेगालो वायरस भी है, HIV भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, इको वायरसेस भी हैं, काफ़ी सारे इस तरह के, मैंने एक दो नाम लिखे हैं। उसके बाद पैरासाइट में जो है एम्बियोसिस है जो इंटेस्टाइन इन्फेक्शन करता है, उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फिर फंगल जो इन्फेक्शंस हैं, जो फंगल में जो हमारे पास एजेंट हैं उसमें हिस्टोप्लाज्मा है और ब्लास्टियोमाइकोसिस है, तो ये जो हैं ये भी काज कर सकते हैं पेरिकार्डाइटिस को। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लेमेशन में जो हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं उसमें SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। उसके बाद आ जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्क्लेरोडर्मा वगैरह भी है। पोस्ट MI जो है हमारे पास जो होती है ड्रेसलर सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ड्रग्स में हिपा का नमूनिक है, इसमें हाइड्रालाजीन है, H से, I से आइसोनियाजिड है, और P से पेंसिलामीन है, और A से अल्फ़ा मिथाइलोपा है। तो ये भी SLE इंड्यूस करती हैं और उसकी वजह से फिर पेरिकार्डाइटिस होगा। उसके बाद आ जाता है हीमोपेरिकार्डियम, मतलब जो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसमें एक मैलिग्नेंसी होती है जिसे हम मैलिग्नेंट मीज़ोथेलियोमा बोलते हैं। मीज़ोथेलियोमा क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियम होता है एक्चुअली सिरोजल सर्फेस होती है, सिरोजल लेयर होती है, तो उसके अंदर एक मीज़ोथेलियल सेल्स होते हैं, उसकी वजह से इन्हें मीज़ोथेलियोमा मैलिग्नेंसी भी बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और ट्रामा हो गया, अगर किसी ब्लीडिंग हुए, मतलब चेस्ट इंजरी हुई, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हुई पेरिकार्डियम तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। जो उसमें एंटीकोगुलेंट्स हैं उसमें हेपरिन है, वारफरिन है, इनकी वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद जो ब्लीडिंग कुछ डिसऑर्डर हैं वो मैंने इधर लिखे नहीं है, उसमें है हमारे पास ITP जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोटिक परपरा है, उसके बाद हीमोफीलिया, तो कुछ डिसऑर्डर हैं उनकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक जो हमारे पास डिसऑर्डर हैं, इसके अंदर यूरेमिया है, जिसमें यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस जो होता है ये एक इंडिकेशन भी होता है डायलिसिस के लिए, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। गाउट जो है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, थायराइड डिजीज़ में जैसे हाइपोथायराइडिज्म जो है उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। फिर कुछ अदर काजेज़ जो हैं जिसमें रेडिएशंस हैं उसकी वजह से भी फेमिलियल भी होता है, माइलोडोसिस है, सार्कोडोसिस है और इडियोपैथिक है, तो ये कुछ काजेज़ हैं जिनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जो दो मेन काजेज़ हैं, ये जो क्लिनिकल इसके का जो है मेन टाइप्स दो हैं, ड्राई पेरिकार्डाइटिस और वेट पेरिकार्डाइटिस। बाकी जिसकी मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें जो हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं उसमें एक है सीरियस पेरिकार्डाइटिस, एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस, कैल्सिफिक पेरिकार्डाइटिस और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जैसे कि अब केशियस ये जो हमारे पास है कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये TB काज करता है। और उसके बाद जो हमारे पास आ जाती है एडहेसिव पेरिकार्डाइटिस, ये मतलब इन्फ्लेमेशन से भी हो सकती है, मैलिग्नेंसी से भी हो सकती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी हो सकती है। तो जो कैल्सिफिक पेरिकार्डाइटिस है ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और TB की भी वजह से, मतलब जो TB है इसकी वजह से भी हो सकती है।
तो ये कुछ उसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन जो मेन हमारे पास आते हैं वो ड्राई पेरिकार्डाइटिस और वेट पेरिकार्डाइटिस, जो मेन इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं या मतलब क्लिनिकल टाइप्स ज़्यादा मशहूर हैं, ड्राई पेरिकार्डाइटिस और वेट पेरिकार्डाइटिस। तो हम इन दोनों में डिफरेंशिएट देखते हैं कि क्या है और इनमें फ़ीचर्स क्या हैं। अब ड्राई पेरिकार्डाइटिस में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन उसके अंदर फ्लूइड नहीं होगा, विदाउट अ फ्यूजन, मतलब फ्लूइड नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि उसका नाम ही ड्राई है, जिससे भी जाहिर है कि इसके अंदर फ्लूइड वगैरह नहीं होगा। उसके बाद जो इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं उसमें लो ग्रेड फीवर होगा, उसे चेस्ट पेन होगा, शार्प एंड एगोनाइजिंग पेन होगा इसके अंदर जो होगा, और ये वायरल इन्फेक्शन के साथ कॉमन है लो ग्रेड फीवर जो है। उसके बाद ये जो पेन होगा ये रेडिएट कर रहा होगा किधर, राइट शोल्डर की तरफ, लेफ़्ट शोल्डर की तरफ और आर्म की तरफ ये रेडिएट कर रहा होगा ये जो चेस्ट पेन है। उसके बाद ये जो पेन है ये मतलब वो जब बंदा लेटेगा तो उससे बढ़ेगा, और जब वो मतलब बैठेगा और आगे झुक के बैठेगा तो उसका पेन कम होगा। तो ये अक्सर उस तरह के पेशेंट होते हैं जो आगे झुक के हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, तो वो कन्फर्म है कि वो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होता है। उसके बाद जो इसका डायग्नोसिस है पेरिकार्डाइटिस का, ड्राई पेरिकार्डाइटिस का, वो क्लिनिकली है। इन्वेस्टिगेशन जो हम इसमें कराते हैं, ईसीजी कराएंगे तो जो 12 लीड्स हैं उनके अंदर आपको एसटी एलिवेशन नज़र आएगा। अब एमआई में होता है कि 2-3 लीड्स में आपको उसकी एसटी एलिवेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि पूरी जो 12 की 12 लीड्स हैं उनके अंदर एसटी एलिवेशन होगी। उसके बाद चेस्ट एक्सरे जो है इसके अंदर नॉर्मल आएगा। ट्रीटमेंट इसमें क्या है, स्टेट देते हैं, वैसे भी वायरल जो होता है वो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होता है, अगर नहीं होता तो फिर हम इसकी काज ट्रीट करेंगे कि एक्चुअली काज इसकी क्या है, तो ट्रीट द अंडरलाइंग काज। उसके बाद आ जाता है वेट पेरिकार्डाइटिस। तो वेट पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन साथ में फ्यूजन होगी, तो पेरिकार्डियल फ्यूजन होगी। फीवर क्या होगा, लो ग्रेड फीवर होगा, वही चेस्ट पेन होगा, लेकिन इसके अंदर जो शार्प एंड एगोनाइजिंग पेन नहीं होगा। इसमें भी वही होगा, पेन जो है बैठने से जो है मतलब लेटने से बढ़ेगा, और जब वो बंदा झुक के आगे बैठेगा तो पेन उसका कम हो जाएगा। तो ऑन एग्जामिनेशन पे हमें इधर मफल्ड हार्ट साउंड मिलता है। मफल्ड हार्ट साउंड क्यों मिलेगा, क्योंकि जो पेरिकार्डियम उसके ऊपर फ्यूजन ऑफ फ्लूइड आया खड़ा है, तो उसकी वजह से जो हमें S1 है और S2 है उनकी इंटेंसिटी कम हमें मिलेगी, तो वो हमें उस तरह नहीं सुनाई देंगी जिस तरह नॉर्मल रूटीन में सुनाई देती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका डायग्नोसिस, वो क्लिनिकल है। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, ईसीजी कराएंगे तो लो वोल्टेज ईसीजी हमें मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर हार्ट के ऊपर काफ़ी सारा फ्लूइड आया खड़ा है, तो हमें उस वोल्टेज की जिस तरह नॉर्मल रूटीन में आती हैं जो ईसीजी की पैटर्न उस तरह नहीं आएगा, बिल्कुल हल्की हल्की से ऐसे पी और छोटी छोटी क्यू और आर स्केल कम्प्लेक्स सारी वेव्स जो हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी आएंगी, क्योंकि उसके लो वोल्टेज ईसीजी होगा। उसके बाद हम जो चेस्ट एक्सरे करवाएंगे वो कार्डियोमेगाली हमें मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर हार्ट के ऊपर फ्लूइड आया खड़ा है, तो हार्ट काफ़ी मतलब वो एक बल्ब शेप बना खड़ा होगा, ग्लोबुलर हार्ट उसे बोलते हैं। और साथ में नॉर्मल लंग फील्ड, नॉर्मल लंग फील्ड क्यों होगा, क्योंकि कार्डिक पंप तो ठीक है हमारा, अंदर तो कुछ नहीं मसला नहीं हो, बाहर से ही पेरिकार्डियम की हालत ख़राब हुई खड़ी, तो इसलिए जो हमारा हार्ट है वो बल्ब की तरह नज़र आ रहा है। तो लंग्स जो होंगे वो तो ठीक होंगे, लेकिन जो हमारा हार्ट है वो ग्लोबुलर हार्ट होगा, तो इसके अंदर यही एक पैथोग्नोमिक्स का साइन होता है वेट पेरिकार्डाइटिस, क्योंकि हार्ट की जो ग्लोबुलर हार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है इसके अंदर वो हमारे पास इको है, तो इकोकार्डियोग्राफी में करवाएंगे। अगर इसमें स्मॉल फ्लूइड होगा पोस्टीरियर सैक में तो वो तो होगा माइल्ड वेट पेरिकार्डाइटिस। अगर फ्लूइड जो होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम होता है हार्ट के इर्द गिर्द, तो फिर वो मॉडरेट होगा। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है हार्ट के इर्द गिर्द जो फ्लूइड है, तो वो क्या होगा, स्वेयर किस्म का पेरिकार्डाइटिस होगा, और उसे हम कार्डिक टेम्पोनेट भी बोलते हैं। इसमें डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट जो है हमारा वो कंट्रैक्ट तो होगा लेकिन रिलैक्स नहीं होगा, तो वो कार्डिक टेम्पोनेट हम उसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका ट्रीटमेंट में क्या है, पेरिकार्डियोसेंटेसिस जिसे बोलते हैं। ये इस तरह होता है जिस तरह प्लूरल टैप करते हैं हम, एसआईडी टैप करते हैं, या फिर दूसरा लंबर पंक्चर करते हैं, उस तरह हम नीडल्स इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर से फ्लूइड निकाल के फिर हम उसका एनालाइज करते हैं। तो इसका वही ट्रीटमेंट है, और इसका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है वो तो हार्ट ट्रांसप्लांट ही है। और उसके बाद हम जो इसका ट्रीट करेंगे अंडरलाइंग काज जो होगी उसको हम ट्रीट करेंगे। तो ये है पेरिकार्डाइटिस के बारे में एक छोटा सा रिव्यू, क्योंकि वैसे टॉपिक तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने एक जस्ट जल्दी एक छोटा सा रिव्यू दिया इसके बारे में कि एक थोड़ा सा इमेज बन जाए माइंड के अंदर। शुक्रिया।